हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 11 देखेंगे साइंस का। एंड इस वीडियो में होगा नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम फोर्स समझेंगे कि फोर्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, एंड प्रेशर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। सबसे पहले फोर्स देख लेते हैं। फोर्स का मतलब अगर हम एक आम भाषा में देखें तो होता है पुश या पुल। किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को धक्का देना में जो ताकत आपको लग रही है वही आप फोर्स कहते हो उसको। तो जस्ट यही है, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स का सिंबल होता है एफ एंड फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, लिफ्टिंग हो गया, पुशिंग हो गया, आप कोई भी आप किसी बैट को मतलब किसी बॉल को बैट से मार रहे हो, आप फुटबॉल रोक रहे हो, कोई भी चीज़ हो गया वो फोर्सेस ही हैं। अब क्या होता है कि आप जब बॉल को किक करते हो तो बॉल थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है। वो रुकती भी एक फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फोर्सेज है जिसके बारे में आप पढ़ोगे। फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन की वजह से फोर्सेज होते हैं। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट करेगा तभी फोर्स लगता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अभी मैंने जो बोला कि हम एक बॉल को किक करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, तो वो कैसे होता है? बिकॉज ग्राउंड के साथ वो कॉन्टैक्ट में है, एक रफ सरफेस के साथ फुटबॉल कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर. If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अब होता क्या है कि अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप ए वाला जो पिक्चर देख रहे हो, इसमें ये एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक को दो इंसान धक्का दे रहे हैं। समझ लो कि पहला वाला इंसान 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा है एंड दूसरा इंसान भी 5 न्यूटन का ही फोर्स दे रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का प्लस करके टोटल 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो बॉक्स पे लग रहा है, और बॉक्स ऑब्वियसली बात है मूव करेगा। जैसे यहाँ लिखा है कि फोर्स अगर सेम ही डायरेक्शन से अप्लाई किया जाए तो वो दोनों को आप प्लस कर दोगे और टोटल उतना फोर्स आप बॉक्स पे लगा रहे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो वुडन ब्लॉक है, अब एक तरफ से ये लगा रहा है और दूसरी तरफ से ये। अब जाहिर सी बात है कि बॉक्स हिलेगा नहीं, क्योंकि दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। यहाँ पर जैसे आप नंबर लाइन पे करते हो वैसे ही आपको यहाँ करना है। एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव ले लेना है, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेना है। एक तरीके से 5 न्यूटन का लग रहा है, दूसरे भी तरफ से 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। यानी अब इस तरफ का मैंने अगर प्लस लिया है तो इधर से +5 न्यूटन, इधर से -5 न्यूटन, प्लस और माइनस का साइन कट जाएगा तो वो 0 आ जाएगा। मतलब वुडन ब्लॉक्स हिलेगा ही नहीं, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ लिखा है कि आप दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से करें तो आपको उसका डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने के बाद वो 0 होगा, वुडन ब्लॉक मूव नहीं करेगा। A force could be larger or smaller than the other or equal to each other, and the strength of the force is usually expressed by its magnitude. फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों हो सकता है कि 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएं, या ये 5 न्यूटन या दूसरा इंसान 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं। तो हम उसको मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। मैग्नीट्यूड यानी जैसे लेंथ के लिए आप मीटर लगाते हो, वेट के लिए आप किलोग्राम लगाते हो, वैसे ही आप फोर्स के लिए न्यूटन लगा रहे हो, तो वो जो मैग्नीट्यूड है उसी को कहते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों को। डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स अफेक्ट ऑल्सो। अब यहाँ पर दो चीज़ों का, दो वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, एक है डायरेक्शन, दूसरा है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन भी मायने रखता है। अब समझो कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दोनों इंसान 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों ही इंसान, बट डायरेक्शन उनकी क्या है? अपोजिट है। इसकी वजह से बॉक्स नहीं हिलेगा। अब समझ लो, अपोजिट डायरेक्शन से तो लगा रहे हैं, डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों अपोजिट, बट एक इंसान 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा इंसान 5 न्यूटन में, तो क्या बॉक्स हिलेगा? बिल्कुल मूव होगा, बट सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स ही उस पर लग रहा है। क्योंकि जब हम अपोजिट डायरेक्शन से अगर हम किसी दो बंदे को बता रहे हैं तो उसका डिफरेंस निकालना है आपको। तो डिफरेंस 10 - 5 न्यूटन होता है, यानी इस वुडन ब्लॉक पे 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। भले ये 10 और ये 5 लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं। तो जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये इफेक्ट कर सकते हैं चेंजेस में। जो भी चेंजेस आपको दिखेंगे उसमें आपको इफेक्ट दिखेगा। एक इंसान बहुत तेज 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक इंसान बस 5 न्यूटन का, बट वो बॉक्स सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन ही मूव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी मायने रखती है कि वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों इंसान, एक नॉर्थ के साइड, एक साउथ के साइड, तो ऐसा नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन यहाँ पर एक डिड यू नो है आपकी बुक में। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be rest or in the motion, both are its states of motion. States of motion का मतलब, अब फोर्स लगाने के बाद जैसे आप अपोजिट डायरेक्शन से
सेम न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, पर आप एक ही डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो इससे पता लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे भी रख सकता है या ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है। A change in either the speed of an object or its direction of a motion, both changes in state of motion. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इस फोटो में देखो तो ये जो बॉय है, ये अगर जितनी स्पीड से फोर्स लगाएगा, स्टिक से टायर पे फोर्स लगाएगा, उतनी तेज ही जो है उसको चेंज ऑब्जर्व होगा। तो ये भी एक स्टेट ऑफ मोशन है। अब क्या हो रहा है कि अगर ये समझ लो कि दो इंसान दोनों साइड से जो है एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एंड उसकी डायरेक्शन में चेंज हो गया, वो ले जाना कहीं और चाहता है लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो गया, तो वो भी इफेक्ट करता है, उसको भी हम स्टेट ऑफ मोशन ही कहेंगे। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो कहने का कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन वही है जो टॉपिक था, कि फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है, उसको रेस्ट पे भी रख सकता है, उसको मूव भी कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप भी चेंज हो सकता है। अब ये इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। आप आटा लो, आटा को जब आप लगाते हो तो जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो अपने हैंड से तो उसका शेप चेंज होता है। एंड ऐसे रबर बैंड, तो फोर्स बहुत चीज़ें कर सकता है, जैसे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे पड़ा है तो उसको मूव कर देगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर देगा अगर वो मूव। अब एक फुटबॉल मूव कर रही है, आपने पैर से तेज से 10-15 न्यूटन का जोर लगाया तो वो बॉल स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी। मे चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर एक समझ लो फुटबॉल ही है, वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है, आपने उसको किसी और डायरेक्शन में किक कर दिया विद द हेल्प ऑफ फोर्स लगा के। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आ सकता है। मेक और कॉज, इन सब में से कुछ चेंजेस हो सकते हैं या सारे भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें सारे चेंजेस पॉसिबल होते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के फोर्स की बात करेंगे। सबसे पहला फोर्स है मस्कुलर फोर्स। देखो दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले है मस्कुलर फोर्स। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें आपकी मसल्स, अब जैसे आप एक भारी बकेट को अपने हाथ से उठा रहे हो तो उसमें आपका मसल पावर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसी को कहते हैं हम मस्कुलर फोर्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ मसल, मसल की वजह से अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एनिमल जैसे कि बुलक, हॉर्सेस, डोंकी, एंड ये चीज़ एनिमल्स के लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे जो काउ, हॉर्सेस, डोंकीज होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने पैरों से जो है, कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, अपने पैरों से इतना ज़्यादा वेट उठा के ये लोग फोर्स के थ्रू पूरा ऐसे फील्ड में चक्कर लगाते हैं, तो ये सब मसल्स के हेल्प से हो रहा है, तो ये मस्कुलर फोर्स है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन अ कॉन्टैक्ट विद इन अ ऑब्जेक्ट, एंड मस्कुलर फोर्स तो आप तभी लगा सकते हो जब आप कॉन्टैक्ट के साथ, जब आप ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में हो। अब ये जो बैलगाड़ी है, ये बैल जो है ये गाड़ियों के साथ कॉन्टैक्ट में है, तभी तो ये मूव करेंगे आगे आगे, तभी तो बैलगाड़ी भी मूव करेगी। ओके, तो कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, अब फ्रिक्शन पे तो जो आपका 12th चैप्टर है वो पूरा का पूरा फ्रिक्शन के ऊपर ही है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कुछ नहीं करता है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसको स्टॉप करने का काम उसी का है, मोशन चेंज कर देता है, स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज कर देता है। आपने एक फुटबॉल मारी, वो फुटबॉल स्पीड से जा रही है और फ्रिक्शन अपना भी पूरा जोर लगा रहा है, जो ग्राउंड है वो अपना पूरा, देखो ग्राउंड जितना रफ रहेगा, सरफेस जितना रफ रहेगा ना, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा काम करेगा। ग्राउंड अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उसको रोकने की, मतलब बॉल जिस साइड में जा रही है, फ्रिक्शन अपना काम दूसरी साइड में कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ताकि बॉल रुक जाए। ओके, तो ये ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, तभी तो वो, क्योंकि जितना रफ सरफेस रहेगा, आप उतना, अब सोच लो कि एक ग्राउंड है जिसमें पत्थर ही पत्थर है, आपने बॉल मारी तो थोड़ी देर बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद वो बॉल रुक जाएगी, बिकॉज सरफेस बहुत ही ज़्यादा रफ है। अब आप एक ग्लास के ऊपर अगर बॉल को मारोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको रोकने में, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही करता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर बॉल नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एंड जिस सरफेस के साथ वो कॉन्टैक्ट में ना, वो लगाएगी फ्रिक्शन फोर्स, तो उसका साउथ डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, क्योंकि जो बॉल है वो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में है, इसलिए हम इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स।
A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet on a piece of iron is called a non-contact force. अब इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, एक मैग्नेट लिया है एंड थोड़ी दूर पर आपने कुछ आयरन नेल रखी है, अपने आप वो आयरन नेल उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके, कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस वो जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए, बस प्रॉपर्टी से जैसे ही वो बाद में अटैच्ड हो जाएंगे. तो ये एक टाइप का फोर्स है जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हो एंड ये आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में. अब एक और है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये वाली चीज़ तो सबने की होगी कि आप क्या करते हो कि अपने हेयर पे जब आप या वॉल पे आप बैलून रब, अपने हेयर पे बैलून रब करने के बाद जब वॉल पे बैलून को चिपकाते हो तो बैलून चिपक जाता है. तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स एक चार्ज्ड पार्टिकल और एक अनचार्ज पार्टिकल के बीच में होता है. जब आप बैलून को अपने सर पे रब करते हो तो वह एक्चुअली चार्ज हो जाता है, उसमें कुछ आयंस आ जाते हैं. एंड जब आप उसको एक अनचार्ज बॉडी, वॉल जो है एक अनचार्ज बॉडी है, उसमें कोई आयंस नहीं है, तो जब आप उसको वॉल के साथ अटैक करते हो तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं. इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. में कुछ नहीं होता, एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के साथ जब कॉन्टैक्ट में आती है तो उसको कहते हैं चार्जेस की वजह से ये हो रहा है. ठीक है, बीच में कोई कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में वो खुद ही उसके साथ जाके चिपक जाएगा. तो ये बॉल के साथ बैलून, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. द फोर्स कम इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. बॉडीज अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी तो भी आप बैलून को थोड़ा दूर रखना, अपने आप ही वो जाके जो है दीवार के साथ चिपक जाएगा. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आता है, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ के एकदम सेंटर से वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आता है. सरफेस के ऊपर नहीं होता है, सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होता है. सेंटर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके ऊपर लगता है, आपको खींचता है धरती की तरफ. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अलग चीज़ें. ग्रेविटी क्या होती है कि जो आप अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में हो. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अब जैसे आपके पास क्या होगा, आपके पास आपके हाथ में पेन होगा और साइड में हो सके तो बॉटल रखी होगी. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपका बेड, आपके साइड में आपका बेड, आपकी बुक्स, ये भी आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं एंड इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स. आपका पेन, आपका बॉटल, मतलब इस दुनिया में चाहे छोटी ऑब्जेक्ट हो चाहे बड़ी ऑब्जेक्ट हो, वो आपस में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटी तो वो चीज़ हो गई जो आपको, जो अर्थ के ऊपर आप और आपके और अर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट, हर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो. ओके, ऑब्जेक्ट्स और द थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अर्थ की तरफ गिरती हैं, आप ऊपर से फेंकते हो क्योंकि अर्थ उनको खींच रहा है, सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. The force of gravity acts on all of us all the time without or being aware of it. हमें नहीं पता लगता, लेकिन आपका जो बेड है, आपका जो बुक्स है, उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको नहीं पता लगता, लेकिन जो अर्थ है वो आप हर टाइम आप पे फोर्स लगाए हुए है. आप हर टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स के जो कॉन्टैक्ट में आप हो. ठीक है, ना हो के भी, क्योंकि सेंटर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगता है एंड आप उसके सरफेस पे हो. अब हम बात करेंगे प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया. बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. देखो फोर्स क्या है, कोई भी आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो. अब वही आप फोर्स, चाहे समझ लो पुल करने का या पुश करने का. पुश करने का समझ लेते हैं. समझ लो आप कील जो है वो गाड़ रहे हो दीवार के ऊपर, ठीक है, पुश कर रहे हो ना उसको. तो एक पर्टिकुलर एरिया में, ये जो यहाँ पर आप कील का ये जो नोक देख रहे हो, इसको आप दीवार में जो है गाड़ने की कोशिश कर रहे हो. मतलब दीवार का एक छोटा सा हिस्सा आप कील के लिए डाल रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो एक छोटे से हिस्से पे. ओके, अब समझ लो क्या है कि आपने एक छोटा सा क्यूबॉइड लिया, ओके, एंड उसको ज़मीन में तेज से हथौड़े के साथ मारा. आप फोर्स लगा रहे हो पर आप ज़मीन पे एक यूनिट एरिया, एक सरफेस एरिया पर उस जो फोर्स है वो एक्ट कर रहे हो, तो उसको हम तब फोर्स नहीं कहेंगे, उसको प्रेशर कहेंगे. जो आप हथौड़े से मार रहे हो वो सिर्फ फोर्स है. बट अगर मैं ये कहूँ कि आप हथौड़े से मार रहे हो इतने एरिया में, क्यूबॉइड को ज़मीन पे रख के इतने एरिया पे उसको आप
फोर्स दे रहे हो तो वो आप प्रेशर कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, एक एरिया पे जब कोई फोर्स लगता है तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है, फोर्स अपॉन एरिया। जितना भी फोर्स आप लगा रहे हो, समझ लो 5 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं एंड एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। ओके, 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसको आप डिवाइड कर दो एंड जितना भी आएगा उतना आपका प्रेशर है। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। अब देखो क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्स ऊपर आएगा यानी न्यूटन और एरिया नीचे आएगा यानी मीटर स्क्वायर। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। एंड न्यूटन कभी कभी आप उसको केजी बोलते हो और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकेंड, वो तो आप जब यूनिट चेंज करते हो, ये आपको अभी यहाँ पर इग्नोर करना है। वैसे आपको सिर्फ जो रिमेंबर रखना है कि प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल एंड कुछ लोगों को यूनिट याद नहीं रहती है तो वो ऐसे निकालते हैं, वो सोचते हैं फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ओके, मतलब कील आप जितना ही, कील का जो नीचे वाला नोक है वो जितना ही ज़्यादा छोटा होगा, उसका जितना ही एरिया छोटा होगा उतना ही ज़्यादा आप उस पर प्रेशर लगा पाओगे, सरफेस पे प्रेशर लगेगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन डेट ऑफ इट्स हेड। अब आप यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो जो आयरन नेल होती है उसका जो हेड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और जो उसका नीचे पॉइंटेड होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, तो द सेम फोर्स शुड बी प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। अगर आप किसी वुडन की चीज़ पे अगर आप नेल को मार रहे हो तो आपका फोर्स उतना ही लगाना है जितना उसका हेड है एंड बाकी वो आराम से जो कील है वो वुड के अंदर चली जाएगी। द सेम फोर्स शुड बी प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट, ताकि वो जो आयरन नेल है वो वुडन प्लैंक के अंदर चली जाए, जितना उसका हेड है आप उसके हिसाब से अगर जो फोर्स है वो अप्लाई करोगे। लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने एक बॉटल ली, उसमें आपने छेद किए तो उसमें से डायरेक्ट ही पानी निकलने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा ऐसा टाइम क्यों नहीं लगता, डायरेक्ट क्यों निकलने लग जाता है? क्योंकि अगर उसके अंदर कोई लिक्विड भरा है, आपने कोई उसके अंदर गैस भरा है, तो वो भी कंटेनर, जो जिस भी कंटेनर में आपने रखा है उस कंटेनर के ऊपर वॉल्स पर वो प्रेशर देती है, वहाँ भी प्रेशर एक्सर्ट होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑन द अर्थ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है कि ये आपका अर्थ है, अर्थ के कुछ किलोमीटर्स तक जो है एक ब्लैंकेट सा बना रहता है जिसको आप कहते हो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, पूरे अर्थ के सरफेस पर जो है एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके अर्थ के अराउंड बना रहता है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक सकर है जो इसने कभी डोर पे या कहीं दीवार पे चिपका दिया है। अब क्या है, जैसे ही हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे उसमें से जब एयर बाहर निकलेगी तब वो दीवार में से हटेगा, वरना वो चिपका रहेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रखा है कुछ एरिया में। ओके, if there is a unit area and a very long cylinder standing on it filled with the air, then the force of the gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. अब समझ लो एक सिलेंडर सा आपने अपने सर के ऊपर रखा है एंड उसके अंदर जस्ट गैस भरी हुई है और कुछ भी नहीं भरा हुआ है एंड ग्रेविटी की वजह से आप देख रहे हो कि पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। द रीजन वी आर, अब आप सोच रहे होगे कि हम क्यों नहीं क्रश्ड हो जाते, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, आप सिलेंडर का देख लो, ब्लास्ट होता है तो कितनी ज़्यादा से आवाज़ आती है। तो अगर हमने ये अपने सर के ऊपर रखा है सिलेंडर एंड इसमें जस्ट हमने गैस फिल की है बहुत सारी, तो हम हमारे को कुछ क्यों नहीं हो रहा, हम क्रश्ड क्यों नहीं हो जा रहे हैं? वो इसलिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड जो प्रेशर बाहर है हवा में वो बिल्कुल इक्वल है। इसकी वजह से द रीज़न वी आर नॉट, एंड ये क्वेश्चन आता है पेपर में, द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स में इसलिए नहीं क्योंकि प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर और बाहर ग्रेविटी का प्रेशर बिल्कुल ही इक्वल है। जितना ग्रेविटी का प्रेशर इस सिलेंडर पे लग रहा है उतना ही आपके ऊपर भी लग रहा है और उतना ही आपके बॉडी के अंदर है, तो ये सब बैलेंस करके चल रहा है, इसलिए आप क्रश्ड नहीं होते हो। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है इसमें। देखो, जो एयर की वजह से अगर कोई चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती हैं या उन पर प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो इस चैप्टर को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।